हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो दोस्तों, हमारी उत्तर प्रदेश जीके की इस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश का कंप्लीट भूगोल, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था या फिर पॉलिटी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को डिटेल में स्टडी किया है। तो यदि आपने मेरे यूपी जीके के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूपी जीके की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो भी हमारे ये वीडियो लेक्चर रहेंगे वो आपके उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो दोस्तों, जो प्राचीन इतिहास आज हम पढ़ेंगे इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहले आज हमारा इसका पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 इसका बाद में आएगा। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपडेट दे दूं, यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन पर आपको डिफरेंट टाइप के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, तो उन कोर्सेज को आप एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास या फिर एंशियंट हिस्ट्री। तो पहले इसकी हम पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे और थ्योरी के बाद लास्ट में हमारा एक महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का सेक्शन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य देश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो प्राचीन काल में या फिर प्राचीन इतिहास की हम बात करें तो जो हमारा उत्तर प्रदेश वाला रीजन है, यदि आप बोलें हिमालय के दक्षिण से लेकर के यहाँ पर विंध्य पर्वत तक का क्षेत्र, खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, सरस्वती नदी आप यदि पश्चिम में देखेंगे तो उस रीजन तक ये पूरा क्षेत्र मध्य देश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके अलावा यदि हम प्राचीन इतिहास को देखें तो हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे हम पूरे इतिहास को 3 भागों में पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, उसी प्रकार से प्राचीन इतिहास को भी हम यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, इसे हम पाषाण काल भी बोलते हैं, क्योंकि इस समय जो मानव था पत्थरों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड था, जितने भी इसके टूल्स वगैरह होते थे वो सभी पत्थरों के होते थे। फिर होता है एक आद्य ऐतिहासिक काल, इसके अंतर्गत आप सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। इसके अलावा एक और होता है ऐतिहासिक काल या फिर इसे हम लौह युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। अब देखिए, प्रागैतिहासिक में भी 3 पीरियड हमें पढ़ना है, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। इनको भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आद्य ऐतिहासिक काल में हमें हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है, इसे हम काशीयुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक काल में वैदिक, महाकाव्य काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल, तो ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर ऐतिहासिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक काल है यह वह टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में दोस्तों लिपि नहीं थी कोई, है ना। मतलब हमें जो भी साक्ष्य मिले हैं वो सब टूल्स मिले हैं, पत्थरों के जो भी हथियार वगैरह बनाए जाते थे वो सारी चीज़ें मिली है। इस टाइम पीरियड में कोई लिपि नहीं थी, है ना, मतलब कोई भी चीज़ हमें स्क्रिप्ट के रूप में लिखे हुए रूप में नहीं मिली है। इसके अलावा जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसके अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं। तो इस टाइम पीरियड में लिपि तो थी, है ना, लिपि थी, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो आपको याद रखना है आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा था, यहाँ पर हमें लिपि तो देखने को मिलती है लेकिन अभी तक हमने इसको पढ़ा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो ऐतिहासिक काल है ये वो टाइम पीरियड था जहाँ हमें लिपि भी प्राप्त हुई है, इसके अलावा उसे पढ़ा भी जा सका है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल, इसे हम प्री हिस्ट्री भी बोलते हैं। तो देखिए, इस काल में मानव लेखन शैली से अनजान था और पाषाण निर्मित उपकरणों पर पूर्णतः निर्भर था, इसलिए इसे हम पाषाण काल भी बोलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया ये प्रागैतिहासिक काल था, है ना। इसमें जो मानव था पूर्णतः पाषाण या फिर पत्थरों पर डिपेंडेंट था, क्योंकि उसके जो भी टूल्स वगैरह होते थे वो पत्थरों के ही होते थे। इस समय तक कोई ना धातु की खोज हुई थी ना किसी अन्य चीज़ की खोज हुई थी, इसलिए हम इसे स्टोन एज या फिर पाषाण काल भी बोलते हैं। रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान पर औजारों की खोज की थी, इसलिए इन्हें भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अब इनका आपको नाम याद रखना है, रॉबर्ट ब्रुसफ्रूट। ठीक है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, इन्होंने तमिलनाडु में एक जगह है पल्लवरम, इन्होंने यहाँ पर पहली बार प्रागैतिहासिक कालीन, ठीक है, जो भी टूल्स वगैरह थी उनकी खोज की, इसलिए इनको भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक भी कहा गया। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। इस काल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कौन कौन से हैं, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। इनको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरापाषाण काल की। देखिए, पुरापाषाण कालीन जो भी हमारे यहाँ स्थल है कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी, इलाहाबाद, लोहदा नाला, सोनभद्र और चकिया चंदौली। तो ये 3 स्थल हैं हमारे यहाँ पुरापाषाण कालीन। ठीक है, तो आपको तीनों याद रखना है। अब आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसा मिलेगा कि इनमें से कौन सा स्थल पुरापाषाण कालीन है ना। तो हो सकता है एक ऑप्शन आपको पुरापाषाण कालीन इनमें से एक दे दे और 3 कोई अन्य दे दे, तो कैसा भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो आपको याद रखना है बेलन नदी घाटी, लोहदा नाला, चकिया चंदौली। चलिए आगे बात करते हैं। बेलन नदी घाटी के पुरा स्थलों की खोज प्रोफेसर GR शर्मा तथा 2 अन्य सहयोगियों RK वर्मा और VD मिश्र के निर्देशन में हुई थी।
ठीक है, तो आपको ये नाम भी याद रखना है, प्रोफेसर जी.आर. शर्मा, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। इन्होंने खोज की थी बेलन नदी पुरास्थलों की। इसके अलावा 2 सहयोगी भी इनके आर.के. वर्मा और वी.डी. मिश्र हैं। इसके अलावा साक्ष्य क्या क्या मिले हैं इन स्थलों से, तो वो देख लेते हैं। देखिए, चर्ट पत्थर से बने पाषाण उपकरण तथा भेड़ बकरियों की हड्डियों चौपानी मांडों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखिए, चर्ट पत्थर से बने पाषाण उपकरण, इसके अलावा जो जानवर होते थे खासतौर पर भेड़ बकरियां, तो इनकी हड्डियों से जो हमें उपकरण प्राप्त हुए हैं, इनकी हड्डियों से बने जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो चौपानी मांडों से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बेलन नदी घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से पाषाण उपकरण के साथ साथ अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति भी हमें प्राप्त हुई है। तो देखिए, लोहदा नाला से क्या प्राप्त हुआ है, एक तो टूल्स मिले हैं पत्थरों को, इसके अलावा अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति है ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई है और किस टाइम पीरियड की है, तो आपको याद रखना है पुरापाषाण काल की है। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है कि जो अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति है, ठीक है, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई है और किस टाइम पीरियड की है, तो आपको याद रखना है लोहदा नाला क्षेत्र से मिली है। इसके अलावा पुरापाषाण कालीन ये मूर्ति है। चलिए आगे बात करते हैं हम मध्य पाषाण काल की। इसका टाइम पीरियड देखें तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, इस काल के भी जो हथियार थे वो पत्थर और हड्डियों के ही बने थे, लेकिन पुरापाषाण काल की तुलना में ये बहुत ही छोटे होते थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ अर्थात लघु पाषाण भी कहते हैं। देखिए, अब जब मध्य पाषाण काल आया या फिर हम इसे मेसोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं, तो इस समय तक क्या था कि जो टूल्स होते थे मानव के वो थोड़ा छोटे हो गए और थोड़ा शेप में हो गए। इससे पहले जो पुरापाषाण काल था वहाँ पर बेडोल हथियार होते थे, इसके अलावा बड़े बड़े हथियार होते थे पत्थरों के, लेकिन इस टाइम पीरियड तक थोड़ा छोटे छोटे हथियार और प्रॉपर शेप में हथियार बनने लगे थे। ठीक है, इसी कारण से इसको हम माइक्रोलिथ बोलते हैं या फिर लघु पाषाण काल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए स्थल कौन कौन से हैं, तो सराय नाहर राय, महदरा, दमदमा, ये सब प्रतापगढ़ के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सुहागी घाट मिर्जापुर और चौपानी मांडो और लेखरिया प्रयागराज, तो ये सभी मध्य पाषाणकालीन साइट हैं। इसके अलावा जो मध्य पाषाण काल था, ठीक है, इस समय तक जो मानव था वो मछली पकड़ने लगे थे, शिकार करने लगे थे, ठीक है, खाद्य सामग्री को एकत्रित करने लगे थे, ठीक है, और जो मानव द्वारा प्रारंभिक जो साक्ष्य मिले हैं पशुपालन के वो भी इसी पीरियड में हमें मिले हैं। इसके अलावा तीर कमान का भी यहाँ पर आविष्कार हो चुका था। तो ये कुछ पॉइंट भी आपको नोट डाउन करने हैं। तो आगे चलने से पहले एक बार मैं फिर से आपको अपडेट दे दूं, क्रेजी जी के ट्रिक आपके लिए ला रहा है लाइव क्लासेस का प्रोग्राम। तो इसके लिए आपको एक रूट एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, है ना। अलग अलग फैकल्टी के द्वारा वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। ऑलरेडी मैं वहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ और मैथ्स का कोर्स भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। इसके अलावा दोस्तों, जब आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको ये 3 डॉट मिलेंगे, है ना। तो आप 3 डॉट में जाएंगे तो यहाँ पर स्टडी मटेरियल वाले जो फोल्डर है यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको डेली करंट अफेयर का वीडियो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इसके अलावा उसकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगी। और फ्री टेस्ट वाले फोल्डर में यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर डेली करंट अफेयर का क्विज आपको सिस्टमैटिक वे में यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ से देखिए, जो मध्य पाषाण काल से जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक सराय नाहर राय जो कि प्रतापगढ़ में है, यहाँ से हमें स्थायी निवास के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा स्थायी निवास के साक्ष्य हमें किस साइट से मिले हैं, तो आपको पता होना चाहिए सराय नाहर राय। इसके अलावा इस काल के मानवों के द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण और युद्ध करने के प्रारंभिक साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो मानवों के द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण करने के, इसके अलावा युद्ध के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा 15 समाधान यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं जिनमें मृतक का सिर पश्चिम की ओर था। ठीक है, तो क्या क्या मिला है यहाँ से सराय नाहर राय, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है मध्य पाषाण काल की। तो देखिए, यहाँ पर एक तो हमें स्थायी निवास मिला है, इसके अलावा प्रारंभिक तौर पर जो युद्ध के हमें प्रमाण मिले हैं वो यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा 15 शवाधान भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं जिनका सिर पश्चिम की ओर था। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक साइट है महादहा, यहाँ पे स्त्री पुरुष के शवाधान हमें प्राप्त हुए हैं। दमदमा से श्रृंगार उपकरण प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो से मृद भांड और नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। लेखहिया से हमें सर्वाधिक नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सुहागी घाट की गुफा जो मिर्जापुर में है, यहाँ से हमें मध्य पाषाणकालीन चित्र भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये सारे जो साक्ष्य हमें अलग अलग साइट से देखने को मिले हैं आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो देखिए, इस काल से संबंधित प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश में टॉन्स नदी घाटी से सर्वप्रथम ली मैसूरियर ने प्राप्त किया।
ठीक है, अब मुझे सबसे पहले आप कमेंट में आंसर दीजिए, टॉन्स किसकी सहायक नदी है ना, नदियों वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो उपकरण प्राप्त हुए तो वो टॉन्स नदी घाटी से ली मैसूरियर के द्वारा प्राप्त हुए। इसके अलावा कुछ इसके जो स्थल हैं या फिर साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए बेलन नदी घाटी स्थित कुल्डीहवा और महगढ़ा, इसके अलावा पंचो ये प्रयागराज में है, तो ये कुछ साइट हैं। इसके अलावा लोहरादेव संत कबीर नगर, तो ये कुछ साइट आपको याद रखना है जो कि नवपाषाण कालीन है। इसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्य की बात करूँ तो कुल्डीहवा से धान की खेती के प्रमाण मिलते हैं, लोहरादेव से श्रृंगार सामग्री मिलती है और महगढ़ा से पशुवाड़ा हमें प्राप्त होता है। तो ये सभी साइट हैं और जहाँ जहाँ से कुछ हमें प्रमाण मिले हैं तो ये भी आपको याद रखना है ना। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा जो पशुवाड़ा है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो महगढ़ा से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा पूछ लेगा महगढ़ा कौन सी साइट है, तो नवपाषाण कालीन साइट है। तो ये सभी आपको ऐसी प्रकार से याद होना चाहिए कि किस काल की ये साइट है, इसके अलावा कौन से साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं ताम्रपाषाण काल की, है ना। देखिए इस काल में मानव को तांबे का ज्ञान हो चुका था। सर्वप्रथम इसी काल में बड़े बड़े गांवों की स्थापना हुई थी। इसके अलावा चित्रित भांडों के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं। तो देखिए ताम्रपाषाण काल इसको बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि इस समय तांबे का आविष्कार हो चुका था। ठीक है, इसलिए हम इसे ताम्रपाषाण काल बोलते हैं। और बड़े बड़े गांवों की भी स्थापना इस टाइम तक हो चुकी थी। इसके अलावा चित्रित भांडों के अवशेष भी हमें इस टाइम पीरियड से प्राप्त होता है। चित्रित भांड मतलब बर्तन, ऐसे बर्तन जिसमें चित्र बने हुए थे, जैसे आप या इमेज में देख सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को गौरिक मृदभांड संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, यहाँ पर जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी उसको गौरिक मृदभांड संस्कृति भी कहा जाता है। सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि गौरिक मृदभांड संस्कृति किसे कहा जाता था, तो आपको पता होना चाहिए जो गंगा यमुना दोआब में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी उसे ही गौरिक मृदभांड संस्कृति भी कहा जाता है। अगला है यहाँ पर पहली बार इसकी खोज बसौली बदायूं तथा राजपुर परशु जो कि बिजनौर में है नामक स्थान पर हुई। ठीक है, तो पहली बार जो इस टाइम पीरियड की खोज हुई थी वो बसौली बदायूं और राजपुर परशु जो कि बिजनौर में है, तो इन जगहों पर हुई थी। इसके अलावा साक्ष्य क्या क्या मिले हैं तो वो देख लेते हैं। देखिए मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर आदि में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के हमें प्रमाण मिलते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर। इसके अलावा बांदा, मिर्जापुर, इलाहाबाद से भी हमें कुछ स्थल या फिर साइट यहाँ पर प्राप्त होती हैं। इसके अलावा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, खैराडीह और नरहर, यहाँ से भी हमें ताम्रपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। और संडवा, वीर राजपुर से भी हमें कुछ यहाँ पर साइट्स प्राप्त होती हैं या फिर कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये सारे जितने भी नगरों के नाम हैं ये सब ताम्रपाषाण कालीन साइट्स हैं, तो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, इस सभ्यता के लोग नगरों की बजाय गांवों में रहते थे और पशुपालन तथा कृषि इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत था। ठीक है, तो इस पीरियड में जो लोग रहते थे प्रॉपर गांव में रहते थे और उनकी जो अर्थव्यवस्था का प्रमुख सोर्स था वो क्या था, कृषि, है ना, एग्रीकल्चर और अर्थव्यवस्था, या फिर इसे हम इकोनॉमी बोलेंगे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा खैराडीह, इस स्थान को भगवान परशुराम की जन्म स्थली भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है, खैराडीह परशुराम की जन्म स्थली है। सीधा सा फैक्ट के रूप में आपको क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल या फिर जिसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या फिर प्रोटो हिस्ट्री। तो देखिए सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया, फिर कांसे का किया और फिर लोहे का किया। ठीक है, तो अभी हमने ताम्र एज पढ़ी है ना, तो सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले या फिर सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबे का किया था। और उसके बाद कांसे का, जैसे अभी हम पढ़ते हैं ये काशीयुगीन सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अलावा फिर लोहे का किया। तो इसी टाइप से आपको याद रखना है, सर्वप्रथम तांबे, फिर कांसे, फिर लोहे का। इस काल के अंतर्गत हड़प्पा सिंधु सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन हम करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। इसको हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इस पीरियड में लोग कांसे का प्रयोग करते थे। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग तो 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, कुछ अलग अलग टाइमिंग भी मिलती है, अलग अलग लोगों ने बताई है, लेकिन कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग ये सही टाइम पीरियड है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे हम कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अभी मैंने बताया इस टाइम के लोग कांसे का प्रयोग करते थे। ठीक है, जिसे हम ब्रॉन्ज भी बोलते हैं, इसलिए इसे हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। तो ये तो पॉइंट आपको पता ही होगा, यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी तो बार बार बच्चे इसको याद करते हैं, है ना। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। स्थान कौन सा है, तो प्रदेश में इसके साक्ष्य आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है, बड़ा गांव और हुलास सहारनपुर आदि स्थलों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये साइट्स के नाम आपको याद रखना है, आलमगीरपुर, बड़ा गांव, हुलास। ठीक है,
अब हम साक्ष्य की बात कर लेते हैं कि साक्ष्य क्या क्या मिले हैं। तो देखिए, आलमगीरपुर मेरठ से क्या क्या मिले हैं। ये हिंडन नदी के किनारे, तो सीधा सा क्वेश्चन आ जाएगा किस नदी के किनारे है। उत्खनन किसने किया, तो यज्ञदत्त शर्मा 1958 में किया था। यहाँ के लोग गाँव में निवास करते थे। इसके अलावा कपास की खेती के भी प्रमाण हमें यहाँ से मिलते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले तो यही याद रखना कि जो हड़प्पा कालीन साइट है वो कौन सी है, आलमगीरपुर मेरठ में है। इसके अलावा इसके अंदर से यदि क्वेश्चन पूछा तो हिंडन नदी के किनारे है। इसका उत्खनन किसने किया था, तो यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, है ना। यहाँ के लोग जो थे गांव में निवास करते थे और कपास की खेती के भी यहाँ से हमें प्रमाण मिले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि किस सभ्यता से या फिर किस साइट से कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं, तो आलमगीरपुर मेरठ से हमें कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। चलिए, इसके अलावा कुछ और साइट हैं। तो बड़ा गांव, हुला, सहारनपुर अभी मैंने आपको बता ही दिया। उत्तर प्रदेश में नई खोजों के अनुसार बुलंदशहर जिले के मानपुरा, मुजफ्फरनगर जनपद के मांडी गांव एवं कैराना क्षेत्र से भी हमें ये कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। तो ये साइट भी याद रखना है, बुलंदशहर, मानपुरा और मुजफ्फरनगर, है ना। नई खोजों के अनुसार यहाँ से भी हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागपत जिले के सनौली गाँव में तीन नर कंकाल मिले हैं जिनकी लंबाई 5 फुट 4 इंच तथा हाथों में तांबे के कड़े हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बागपत जिले के सनौली गांव से 3 नरकंकाल हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जिनके हाथ में तांबे के कड़े थे। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की लौह युगीन सभ्यता। देखिए, पहले हमने पढ़ा ताम्रपाषाण काल, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि सबसे पहले तांबे की खोज हुई, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा कांस्य युग, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। फिर आती है लौह युगीन संस्कृति, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में लौह युगीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, मथुरा, श्रावस्ती, कामपिल्य आदि यहाँ से हमें बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिसमें चित्रित धूसर मृदभांड और गौरिक मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ना। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, है ना, जिनमें चित्र बने हुए। तो ये सारी चीज़ें हमें उत्तर प्रदेश की लौह युगीन संस्कृति के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा जो एटा जिले के अंतर्गत आता है, काली नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ से हमें धातु शोधन की भट्टी मिली है और गेहूं और जौ के भी हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये साइट आपको याद रखना है, अतरंजी खेड़ा, है ना, कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल या फिर लौह काल की। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में एक नवीन सभ्यता का विकास हुआ, जिसे हम वैदिक या फिर आर्य सभ्यता भी बोलते हैं, है ना। आपको पता ही होगा, वैदिक टाइम पीरियड, इनके निवासी को आर्यंस बोला जाता था या फिर आर्य बोला जाता था, और इन्हीं के चलते हमारे देश का जो एक नाम देखने को मिलता है आर्यवर्त, है ना, आर्यों का निवास स्थान, तो यहीं से हमें देखने को मिलता है। अध्ययन के आधार पर ऐतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में पढ़ते हैं। एक है वैदिक पीरियड, एक है महाकाव्य काल और एक है महाजनपद काल। तो इनको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक टाइम पीरियड की। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है, तो 1500 ईस्वी से लेकर के 750 ईस्वी। यह सभ्यता आर्यों के द्वारा बनाई गई थी। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसके अलावा इनकी भाषा संस्कृत थी। तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है ना। आर्यंस का जो निवास स्थान था उसको ही हम वैदिक सभ्यता बोलते हैं। इसके अलावा यह सभ्यता कैसी थी, तो ग्रामीण थी, शहरी नहीं थी, एक बात आपको याद रखना है। इसके अलावा इनकी भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी। वैदिक सभ्यता को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक का टाइम पीरियड कब से कब तक है, तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक का कब से कब तक है, तो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। स्रोत हमें कहाँ से मिलता है ये ऋग्वैदिक काल की जानकारी, तो ऋग्वेद संहिता से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसका क्षेत्र कौन सा था ऋग्वैदिक टाइम पीरियड का, तो पंजाब और सिंधु क्षेत्र तक ये सीमित था। और उत्तर वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक था, इसको ही हम मध्य देश के नाम से जानते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार था, ठीक है, सरस्वती नदी से लेकर के गंगा नदी के दोआब क्षेत्र तक। ठीक है, इसके अलावा मध्य देश में कुरु एवं पंचाल जैसे विशाल राज्य थे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो उत्तर वैदिक टाइम पीरियड था इसमें कुरु और पांचाल ये राज्य हुआ करते थे। चलिए, अब देखिए कुरु की राजधानी क्या थी, तो आसंदीवत इसकी राजधानी थी, है ना। इसके अलावा इसका विस्तार कहाँ कहाँ था, तो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर, इस पूरे रीजन में जो कुरु राज्य था उसका विस्तार था। इसके अलावा अभी जब आगे हम महाजनपद काल पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब हम कुरु राज्य देखेंगे तो उसकी कैपिटल इंद्रप्रस्थ हो जाएगी, है ना, तो वहाँ पर कैपिटल चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसके अलावा पांचाल राज्य था, इसकी कैपिटल क्या थी, तो काम्पिल्य इसकी कैपिटल थी। इसके अलावा इसका विस्तार बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद रीजन में इसका विस्तार था। तो आपको याद रखना है दोनों राज्य, और यहाँ पर इसकी कैपिटल क्या थी। अभी आगे महाजनपद काल में दोनों की कैपिटल यहाँ पर चेंज हो जाएगी। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल था या फिर लेटर वैदिक पीरियड था, इसमें जो कौशाम्बी नगर था यहाँ पर पहली बार पक्की ईंटों का
प्रयोग भी किया गया था। चलिए अब हम बात करते हैं महाकाव्य काल की या फिर एपिक पीरियड की, है ना। ये वह काल था जिसमें हमारे जो 2 महाकाव्य हैं, एक रामायण और एक महाभारत लिखे गए, है ना। तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण को महाकाव्य काल यहाँ पर कहा जाता है ना। तो देखिए रामायण है एक और एक महाभारत, तो ये 2 महाकाव्यों की यहाँ पर रचना की गई थी। देखिए जो रामायण है इसकी रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की थी ब्रह्मवर्त में, जो कि बिठूर कानपुर में गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो आपको यह पता ही होगा जो रामायण की रचना थी वो किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने की थी। और जो रामचरितमानस है, ठीक है, उसकी रचना किसने की है? तुलसीदास जी ने की है। इसके अलावा संस्कृत साहित्य में रामायण को आदि काव्य भी कहा गया है। ठीक है, संस्कृत साहित्य में इसको क्या बोलते हैं? आदि काव्य बोलते हैं। इसके अलावा इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं, इसलिए रामायण को चतुर्विंशति संहिता भी कहा जाता है या फिर चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, रामायण को क्या कहा जाता है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा संस्कृत साहित्य में से आदि काव्य भी कहा गया है। महाभारत की बात करें तो इसकी रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास जी ने इसकी रचना की थी। इसके अलावा इसमें जो कथा है हस्तिनापुर के कुरु वंश से संबंधित है और महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जय संहिता किस महाकाव्य का नाम है? तो महाभारत का नाम है। इसके अलावा इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, इसलिए इसे सतसाहस्त्र संहिता भी कहा जाता है ना। सतसाहस्त्र संहिता किसको बोला जाता है? तो महाभारत को बोला जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा सतसाहस्त्र संहिता किसे बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए महाभारत को बोलते हैं। इसके अलावा महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो जय संहिता इसका पुराना नाम था। इसकी रचना किसने की थी? तो महर्षि वेदव्यास जी ने इसकी रचना की थी। इसके अलावा रामायण के संबंध में क्वेश्चन आ जाएगा, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किसे बोलते हैं? तो रामायण को बोलते हैं, है ना। संस्कृत साहित्य में आदि काव्य किसे कहा गया है? तो रामायण को कहा गया है। इसकी रचना किसने की? तो महर्षि वाल्मीकि ने की। ठीक है, तो ये कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार हम इन छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान नहीं देते, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं और हमें वहाँ पर और क्वेश्चन हमारा वहाँ पर गलत हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं महाजनपद काल की या फिर महाजनपद पीरियड की। तो देखिए बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पूरे 16 महाजनपदों में विभाजित हो गया था। इसके अलावा देखिए अंगुत्तर निकाय से तो मिलती है, इसके अलावा और भी कुछ बौद्ध साहित्य ग्रंथ हैं, जैसे महावस्तु है, सुक्त पिटक है, विनय पिटक है। इसके अलावा कुछ जैन साहित्य भी हैं, जैसे भगवती सूत्र हो गया। इनसे भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उत्तर भारत में इन 16 महाजनपदों में 8 जनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, तो 16 में से 8 महाजनपदों का संबंध उत्तर प्रदेश से भी रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे उत्तर प्रदेश की दृष्टि से। तो हम एक एक करके सारे डिस्कस करते हैं। देखिए पहला है पांचाल, यह भी हमने डिस्कस किया था वहाँ पर, है ना। तो देखिए इसकी कैपिटल क्या है? तो अहिछत्र और काम्पिल्य इसकी कैपिटल थी। विस्तार की बात करें तो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के आसपास वाले रीजन में ये फैला हुआ था महाजनपद। इसके अलावा दूसरा है कुरु, इसकी कैपिटल क्या थी? इंद्रप्रस्थ, है ना, वर्तमान में दिल्ली वाला रीजन है जो। तो मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के आसपास रीजन में ये वाला महाजनपद फैला हुआ था। इसके अलावा एक है वत्स, तो कौशाम्बी इसकी कैपिटल थी, वर्तमान प्रयागराज। इसके अलावा प्रयागराज के आसपास इसका विस्तार था। अगला है शूरसेन, तो मथुरा में इसकी राजधानी थी। इसके अलावा मथुरा के आसपास का रीजन इस महाजनपद के अंतर्गत आता था। अगला है कौशल, इसकी कैपिटल साकेत, अयोध्या या फिर और श्रावस्ती थी। अवध के आसपास वाला जो रीजन है वो इस महाजनपद के अंतर्गत आता था। अगला है मल्ल, तो मल्ल इसकी कैपिटल क्या थी? कुशीनगर इसकी कैपिटल थी। इसके अलावा कुशीनगर देवरिया के आसपास वाला रीजन इसके अंतर्गत आता है। अगला है काशी, तो वाराणसी वाला, तो वाराणसी इसकी कैपिटल थी। इसके अलावा वाराणसी के आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। और लास्ट है चेदी, तो शक्तिमती इसकी कैपिटल थी। बांदा के आसपास का रीजन इसके अंतर्गत आता है। तो ये दोस्तों 16 में से जो 8 महाजनपद हैं इनका संबंध उत्तर प्रदेश है। तो आपको सारे महाजनपद, इसकी कैपिटल, इसके अलावा किस किस रीजन में इनका विस्तार था आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, देखिए ये सारे मैप में मैंने आपको बताए हैं जिस जिस रीजन में यहाँ पर इनका विस्तार था। मैप में भी आप इन रीजन को देख सकते हैं। चलिए इसके आगे दोस्तों हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, पार्ट 2 इसका आएगा, है ना, जिसमें हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फिर आगे हम मगध साम्राज्य से बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए अभी हमने जितना पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री निम्न में से
किसे प्रतिबिंबित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, देखिए जो आलमगीर से हमें जो भी पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है ये हड़प्पा सभ्यता से या फिर हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा गाजियाबाद जनपद के आलमगीरपुर एक साइट ये हो गई। इसके अलावा बड़ा गांव, हुलास, ये कुछ अन्य साइट थी हड़प्पा कालीन सभ्यता की। इसके अलावा हड़प्पा कालीन सभ्यता को हम काशयुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरा पाषाणकालीन स्थल बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से हमें मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इलाहाबाद से हमें बेलन नदी घाटी के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इलाहाबाद बेलन नदी घाटी के अलावा लोहदनाला, सोनभद्र, इसके अलावा चकिया, चंदौली, ये कुछ अन्य साइड भी हैं पुरा पाषाणकालीन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक स्थल से हमें धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोल्डिहवा से हमें धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं जो कि नवपाषाणकालीन है। ठीक है, इसके अलावा एक और साइट थी लोहारदेव, यहाँ से हमें श्रृंगार सामग्री देखने को मिली है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणकालीन स्थल सराय नाहर राय प्रदेश के किस जनपद पर स्थित है? तो जो मध्य पाषाणकालीन स्थल है सराय नाहर राय, ये कहाँ पर है? तो प्रतापगढ़ में स्थित है। इसके अलावा और कौन कौन से साइट थी? महदहा, इसके अलावा दमदमा, ये कुछ अन्य मध्य पाषाणकालीन साइट थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य हमें किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सहारनपुर से हमें ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिले हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी जगह थी? तो मेरठ, मुजफ्फरनगर से भी हमें ताम्र पाषाणकालीन साक्ष्य देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस पुरा पाषाणकालीन स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है? तो ये पॉइंट भी मैंने आपको डिस्कस कराया था। इसका आंसर हो जाएगा ए, लोहदा नाला क्षेत्र से हमें अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है ना, जो कि बेलन नदी घाटी के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में की गई थी या फिर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में की गई थी बेलन नदी घाटी की खुदाई। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेरठ में स्थित है आलमगीरपुर। इसके अलावा और कुछ साइट थी जैसे बड़ा गांव, हुलास, ये सहारनपुर के अंतर्गत आते हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 8 जो महाजनपद हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं 16 में से। कौन कौन से हैं 8? फटाक से बता देता हूँ, पांचाल, कुरु, वत्स, सूरसेन, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी। तो ये 8 महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो दोस्तों ये थे 9 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन। ये इसका चूंकि पार्ट फर्स्ट था है ना, तो यहाँ पर मैंने कम क्वेश्चन रखे हैं। इसके अलावा पार्ट सेकंड भी बहुत जल्दी इसका आएगा प्राचीन इतिहास के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, तो यदि आपको मुझसे लाइव पढ़ना है तो आप रूट एप्लीकेशन में ज्योग्राफी मुझसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट भी वहाँ धीरे धीरे लॉन्च हो रहे हैं, तो आप रूट एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।